Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all again in the second lecture of digital system design. In this lecture, we will use Verilog IDL to design the gate level combinational circuits. We will take different examples and try to write code in Verilog IDL. In the previous lecture, we discussed about the digital system design, the advantages and disadvantages of a digital system, and then we also discussed about the implementation strategies of a digital system, specification of a digital system. We also go through the digital design flow, in which we discussed that at the top level of a digital system, hardware descriptive languages are used to model the digital system. Then we discussed the two hardware descriptive languages, that is Verilog IDL and VIDL. Verilog and VIDL. Verilog was developed in 1984 by Gateway Design Automation. It became an IEEE standard in 1995, and the standard number is 1364. And the language was revised in 2001 and is referred to as a Verilog 2001. Where several improvements were made to the Verilog 1995. In this course, we will adopt the Verilog 2001 language construct. The alternative hardware descriptive language is VHDL, where V stands for very high speed integrated circuits. It was developed by Department of Defense of USA in 1981, and it became an IEEE standard in 1987. As discussed in the previous lecture, the Verilog syntax is somewhat similar to C language. However, the Verilog is based on the concurrent hardware operation. The statements written in a Verilog language executes in parallel. It is totally different from the sequential execution of C language. इस कोर्स में हमारा जो फोकस होगा वो हार्डवेयर डिज़ाइन पे होगा rather than the language. We will take different examples to understand how a Verilog construct generates a hardware. और इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि किस तरह आपके पास क्या स्टेटमेंट्स लिखे हम कि हमारे पास सिंथेसिस टूल में क्या चीज़ सिंथेसाइज होती है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स को कैसे मॉडल करेंगे वेरीलॉग में, हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को कैसे मॉडल करेंगे वेरीलॉग में. तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल है 1 बिट कंपैरेटर एग्जांपल. हम इसमें सिंपल कंपैरेटर एग्जांपल यूज़ करेंगे ताकि हम आपके पास वेरीलॉग के प्रोग्राम का स्केलेटन आप लोगों को समझा सकूँ. हमारे पास जो इस केस में हमने एग्जांपल लिया है वो 1 बिट इक्वालिटी कंपैरेटर है. 1 बिट का मतलब ये है कि इसका आपके पास कंपैरेटर में जो दो इनपुट्स हैं I0 और I1 दोनों 1 बिट की हैं. तो दो इनपुट्स हैं I0 और I1 1 बिट की, और एक आउटपुट है EQ 1 बिट की. जब दोनों इनपुट्स आपके पास इक्वल होंगी, जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो आउटपुट की वैल्यू आपके पास 1 होगी. और जब आपके पास इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी इनपुट्स की, सेम इनपुट्स नहीं होगी, तो आउटपुट की वैल्यू 0 होगी. तो 1 बिट इक्वालिटी कंपैरेटर आपके पास दोनों इनपुट्स को चेक करेगा. अगर उनकी वैल्यू आपके पास सेम है, इक्वल है, दैट इज 0 0 सेम है, आउटपुट की वैल्यू 1. 1 और 1 आपके पास इनपुट्स की वैल्यू सेम है, आउटपुट आपके पास 1. जब इनपुट्स की वैल्यू डिफरेंट है 0 1 और 1 0, तो आउटपुट की वैल्यू आपके पास 0 है. अगर इसको हम इक्वेशन लिखें तो आपके पास दो केसेस हैं. जब वैल्यू 0 0 है तब आपके पास आउटपुट की वैल्यू 1 है. जब आपके पास इनपुट्स की वैल्यूज 1 1 है तब आपके पास आउटपुट की वैल्यू 1 है. तो इसमें हमने इक्वेशन अगर लिखें तो आउटपुट EQ इज इक्वल टू, जब आपके पास 0 वैल्यू है तो I0 की वैल्यू 0 है, तो उसको हम I0 कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे. जब आपके पास I0 कम्प्लीमेंट I0 0 है, इसलिए जब I1 0 है तो I1 कम्प्लीमेंट. तो जब आपके पास दोनों एंड होंगी, जब दोनों 0 0 हो या दोनों 1 1 हो, तो I0 विदाउट कम्प्लीमेंट इज ट्रू फॉर्म I0,
और एंड I1, तो आपके पास ये चीज़ हो तब भी आउटपुट की वैल्यू 1 आती है, ये चीज़ हो आपके पास तब भी आउटपुट की वैल्यू 1 आती है। ये हमने इसको सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में इक्वेशन को लिखा है। ये बेसिक DLD से आपको पता है कि आउटपुट की इक्वेशन को किस तरह सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब हम इसका सर्किट बनाएं तो हमारे पास बेसिकली 3 सर्किट कंपोनेंट्स बनते हैं। एक आपके पास आ गया निगेशन ऑफ I0, निगेशन ऑफ I1, तो ये सर्किट पार्ट आ गया। एक आपके पास I0 और I1 एंड हो रहे हैं, तो आपके पास ये सर्किट आ रहा है। फिर दोनों की जो आउटपुट है आपके पास, इसकी आउटपुट लेट से हम इसको कहते हैं P0 और ये आपके पास P1। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, आर हो रहे हैं, P0 प्लस P1। तो आउटपुट को 1 होने के लिए या तो दोनों इनपुट्स 0 होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी, या दोनों इनपुट्स 1 होंगी, तब आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट आपके पास 0 होगी। फिर में आपके पास ऑपरेटर्स जो हैं वो अबाउट 2 डज़न ऑपरेटर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गेट लेवल डिस्क्रिप्शन के लिए हम बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। और लेट्स से जब नॉट गेट आपने करना है, नॉट गेट के आपके पास ये ऑपरेटर यूज़ होता है वेरिलॉग में, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर। अब इसमें जो ऑपरेटर्स हैं इनकी जब हम इनको यूज़ करते हैं वेरिलॉग में, तो हमारे पास जब ये इनको सिंथेसाइज किया जाता है तो ये बेसिक गेट आपके पास इनके अगेंस्ट इन्फर किए जाते हैं। जब सिंथेसिस टूल इन ऑपरेटर्स के अगेंस्ट सर्किट को डिज़ाइन करेगा तो बेसिक गेट्स नॉट, जब ये सिंबल रीड करेगा आपके पास सिंथेसिस टूल, तो उसके अगेंस्ट वो नॉट गेट इन्फर करेगा। इससे जब एंड गेट है तो उसके लिए जब ये ऑपरेटर होगा उसके अगेंस्ट वो एंड गेट को यूज़ करेगा। बाकी और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं वेरिलॉग में जो कि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वन बिट कंपेरेटर की जो हमने सर्किट बनाया, जो इक्वेशन लिखी, उसकी हम क्या करते हैं, अब उसको देखते हैं कि वेरिलॉग में हम किस तरह उसका कोड लिख सकते हैं। तो कोड स्टार्ट जो होता है आपके पास वेरिलॉग में, वो मॉड्यूल की स्टेटमेंट के साथ होता है। ये कीवर्ड है मॉड्यूल, और आपके पास जो कोड एंड होता है वो एंड मॉड्यूल की स्टेटमेंट के साथ होता है। मॉड्यूल के साथ हमेशा आप उसके साथ आगे नाम देते हैं कि इस मॉड्यूल का नाम क्या है। अब इस केस में हमने कंपेरेटर बना रहे हैं, 1 बिट कंपेरेटर, और इसको हमने नाम दे दिया EQ1। यहाँ पे कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये देखना होगा कि आपके पास नाम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा आप उसको कैपिटल में रख सकते हैं, स्मॉल में रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ पे EQ1 लिखा है, इसको मैं बिट 1 और इसको कंपेरेटर लिख सकता हूँ, तो नेमिंग पे आपके पास बिट 1 लिख सकता हूँ, बिट 1 अंडरस्कोर कंपेरेटर। तो नाम के अंदर आपके पास इस तरह कौन, ये नाम दे सकता हूँ मैं, कोई भी नाम दिया जा सकता है। आपके पास अंडरस्कोर वगैरह यूज़ हो सकता है, डिजिट्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता नाम। उसके बाद आपके पास आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करने के लिए। अब इनपुट्स जो हैं, इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करने के लिए ये आपके पास मॉड होता है कि आपके पास जो सर्किट है उसके इनपुट्स कितनी, आउटपुट्स कितनी है। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं I0, और इनकी फिर आगे आप डेटा टाइप रिप्रेजेंट करते हैं वायर। नॉर्मली वायर डेटा टाइप यूज़ होती है इनपुट आउटपुट्स के लिए, इसके अलावा और डेटा टाइप एग्जिस्ट करती हैं। डेटा टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इनपुट ये मॉड आ गया, आपके पास सिग्नल का वायर जो है उसकी डेटा टाइप आ गई, और I0 और I1 उनके नाम आ गए। 2 इनपुट्स हैं आपके पास, तो ये 2 इनपुट्स को आपने मेंशन कर दिया। इसका आपके पास आउटपुट है, EQ नाम से आपने रखा हुआ है, तो आउटपुट उसकी डेटा टाइप आपने वायर रखी, और आपके पास यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जो लास्ट वाली आपके पास लाइन होती है इनपुट आउटपुट डिक्लेरेशन में, उसके बाद कामा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे काम है, यहाँ पे काम है, जो लास्ट वाली लाइन उसके बाद कामा नहीं है, बल्कि ब्रैकेट बंद हो जाएगा और फिर आपके पास उसके बाद सेमीकोलन आ जाता है। उसके बाद आपके पास है सिग्नल डिक्लेरेशन। सिग्नल क्या होता है, ये इंटरनल आपके पास जो सिग्नल होते हैं, जो वायर्स होती हैं, जो ना इनपुट्स होती हैं ना आउटपुट्स होती हैं, बल्कि मॉड्यूल्स के इंटर कनेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, वो आपके पास सिग्नल डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे P0 है, ये आपके पास ना इनपुट है ना आउटपुट है, बल्कि इन 2 मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है। P1 है आपके पास, वो इन 2 मॉड्यूल को कनेक्ट कर रहा है। तो आपके पास P0 और P1 जो कि इनपुट और आउटपुट नहीं है, तो वो सिग्नल डिक्लेरेशन के अंदर आपके पास उनको डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद आपके पास बॉडी आ जाती है। बॉडी में आपके पास आपने यहाँ पे साइन की स्टेटमेंट यूज़ की, हम देखेंगे बाकी और मेथड भी हैं कोड लिखने के।
तो आपके पास बेसिकली 3 साइन की स्टेटमेंट्स हैं जो 3 सर्किट पार्ट्स को करस्पॉन्ड कर रही हैं। पहले देखें, अगर आप स्टेटमेंट तो ये मैंने लिखी हुई है असाइन P0 इज इक्वल टू, उसका जो सर्किट है I0 एंड I1। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये है, ये P1 होना चाहिए, साइन ये P1 है और ये P0 है, फिगर के मुताबिक अगर हम इसको करें तो साइन P1 इज इक्वल टू निगेशन ऑफ I0, ये निगेशन का ऑपरेटर आपने यूज़ किया, नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया, एंड निगेशन ऑफ I1, और ये आपने निगेशन ऑफ I1 यूज़ किया। इस तरह आपके पास जो P0 है वो आपके पास दूसरे साइन के स्टेटमेंट के साथ इस सर्किट की आउटपुट P0 और इसकी इनपुट्स I0 और I1 जो आपके आपस में ऐड हो रही है। तो असाइन आउटपुट यानी कि साइन P0, दिस इज साइन P0, साइन P0 इज इक्वल टू I0 एंड I1। तो ये स्टेटमेंट्स होगी। अब ये दोनों जो P0 और P1 है, ये आपके पास आपस में दोनों आर हो रहे हैं, और आउटपुट इस सर्किट पार्ट की आपके पास EQ यानी कि EQ नाम है उसका। तो आपने ये स्टेटमेंट यूज़ किया, साइन EQ इज इक्वल टू P0, आर को ऑपरेटर आपके पास ये होता है और ये आपके पास P1। तो इस तरह आपने इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करें। आप इक्वेशन से डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप सर्किट बना के उससे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास देखिए मैंने आउटपुट को पहले लिखा हुआ है और P0 और P1 को जो कि आपके पास ये है इनको बाद में लिखा हुआ है। जैसे पहले डिस्कस किया था कि वेरिलॉग जो है वो आपके पास कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसमें जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जब तक हम खुद उनको सिक्वेंशियल न बनाएं वो पैरेलल में एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये सारी आपस में तीनों पैरेलल में एग्जीक्यूट होगी, इसलिए इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं अगर P0 और P1 को पहले ऊपर लिख दूँ, EQ वाली स्टेटमेंट को नीचे लिख दूँ, तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं P0 को ऊपर लिख दूँ, दरमियान में EQ लिख दूँ, बाद में P1 लिख दूँ, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट जो हैं ये सर्किट पार्ट्स को करस्पॉन्ड कर रही हैं और ये सारे पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगी। अब इसी प्रोग्राम्स करंट को जो हमने प्रोग्राम लिखा है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ADL इज़ यूज टू डिस्क्राइब हार्डवेयर। हमारे पास जो वेरिलॉग कोड है इसको कंप्रीहेंड करना आसान होता है अगर हम हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखें रादर देन सीक्वेंशियल एल्गोरिथम। प्रोग्राम स्केलेटन जो होता है वेरिलॉग का वो बेसिकली उसमें 3 होते हैं आपकी चीज़ें, इनपुट आउटपुट पोर्ट डिक्लेरेशन होती है, सिग्नल डिक्लेरेशन होती है और मॉड्यूल बॉडी होती है, और ये हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहले आपके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट डिक्लेरेशन। इनपुट आउटपुट पोर्ट डिक्लेरेशन में आप क्या करते हैं, ये हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट डिक्लेरेशन की हमने मॉड्यूल का नाम देते हैं। तो मॉड्यूल आपके पास कीवर्ड है, हम मॉड्यूल लिखेंगे और उसके आगे जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसको कोई नाम देंगे। और पहले मैंने बताया कि नाम देते हुए ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद ब्रैकेट होगा आपके पास, और ब्रैकेट में आप पहले देखेंगे मॉड क्या है, यानी कि आपने इनपुट आउटपुट सीख लिया, तो कौन कौन सी चीज़ें इनपुट्स हैं, तो आपने लिखा है यहाँ पे इनपुट। फिर डाटा टाइप क्या है, तो इसके से हमने क्या किया इनपुट, और डाटा टाइप सिग्नल की लिखी थी वायर। नॉर्मली वायर यूज़ होती है, बाकी और डाटा टाइप्स भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर आपके पास पोर्ट नेम्स क्या है, कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो इनपुट्स हैं, तो वो आपके पास I0 और I1 जो है वो इनपुट्स हैं। फिर आपको इसी तरह आपने जितने भी इनपुट आउटपुट्स होंगी उनको हमने डिक्लेयर करना है। हमने इनपुट्स डिक्लेयर कर लिए, इसके में 1 बिट कंपैरेटर में दूसरी चीज़ आउटपुट थी और उसका मॉड आउटपुट था, उसकी डेटा टाइप वायर थी और उसकी जो था नाम था वो EQ था, पोर्ट नेम था वो EQ था। अब तो ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि I0 I1 हमारे पास इनपुट्स हैं और EQ हमारे पास आउटपुट है, और हमने साथ उसकी डेटा टाइप वायर रख दी, मॉड्यूल का नाम EQ1 रख लिया। तो पोर्ट डिक्लेरेशन के लिए सबसे मॉड्यूल कीवर्ड से स्टार्ट होगा, आगे मॉड्यूल नेम देंगे, उसके बाद आपने इनपुट आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करनी है, उनमें जो मॉड आएगा इनपुट लेट से डेटा टाइप रिप्रेजेंट करनी है जो नॉर्मली वायर हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद आगे पोर्ट नेम्स आपने बतानी है, जैसे I0 I1 इनपुट्स थी और EQ आपके पास आउटपुट थी। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि इनपुट और आउटपुट्स में आप इनपुट और आउटपुट के अलावा इन आउट की टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करती है बाई डायरेक्शनल पोर्ट, और ये पोर्ट इनपुट के लिए भी यूज़ हो सकती है और आउटपुट के लिए भी यूज़ हो सकती है एट द सेम टाइम।
यहाँ पे ये वेरिला 1995 का कंस्ट्रक्ट है। समटाइम आप कोड देखते हैं तो वो वेरिला 1995 के उसमें भी लिखा होता है, तो इसलिए थोड़ा उसका बताना भी ज़रूरी है कि वेरिला 1995 में पोर्ट डिक्लेरेशन किस होती है। उसमें आप मॉड्यूल लिखते हैं, आगे नाम देते हैं और आगे सिर्फ पोर्ट के नेम्स ब्रैकेट में लिखते हैं। आप उनका मॉड नहीं बताते, आप उनकी डेटा टाइप नहीं बताते, बल्कि सिंपल आप क्या करते हैं, उनकी नाम इधर मेंशन कर देते हैं। फिर ब्रैकेट के बाद आप मार डिक्लेयर करते हैं, इनपुट I0 I1 आउटपुट EQ, और फिर आप उनकी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वायर I0 I1 और वायर EQ। यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है, अगर आप डेटा टाइप मेंशन ना करें वायर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो वायर ही लेगा। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होती है वो भी आपके पास वायर ही होती है। सिग्नल डिक्लेरेशन, अब सिग्नल मैंने कहा था इंटरनल सिग्नल्स होते हैं और पैरामीटर जो मॉड्यूल में यूज़ होते हैं, ये इनपुट्स और आउटपुट नहीं होते, बल्कि इंटरनल सिग्नल जो आपके पास इंटरकनेक्टिंग इंटरनल वायर्स होती हैं, उनको आप कहते हैं कि सिग्नल की डिक्लेरेशन को कैसे डिक्लेयर करेंगे आप वेरिला प्रोग्राम में। तो इंटरनल सिग्नल कैन बी थॉट ऑफ एज इंटरकनेक्टेड वायर्स बिटवीन द सर्किट पार्ट्स एज इन फिगर 1.1 और पीछे फिगर 1.1 का हमने नाम भी दिया। तो ये आपके पास सिग्नल्स हैं P0 और P1, ये इंटरनल आपके पास इंटरकनेक्टिंग वायर्स हैं, और इनको डिक्लेयर करने के लिए आप क्या मेंशन करते हैं कि डेटा टाइप रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या है, और आगे पोर्ट नेम दे देते हैं, कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो इस केस में जो हमारा कोड था उसमें लिखा था वायर P0 P1, नाम लीजिए वायर ही डिक्लेयर की जाती है इंटरनल सिग्नल। तो इनको डिक्लेयर करने के लिए वायर उनकी डेटा टाइप और P0 P1 उनके नेम्स। फिर आपके पास आ जाती है प्रोग्राम बॉडी। जो the program body of a synthesizable Verilog module can be thought of as a collection of circuit parts. These parts are operated in parallel and execute concurrently. तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास जो डिफरेंट असाइन स्टेटमेंट्स हमने कोड में यूज़ की थी, कोड जो 1.1 था उसमें हमारे पास 3 असाइन स्टेटमेंट्स थी, तो वो 3 सर्किट पार्ट्स थे। तो आपके पास जो उसकी प्रोग्राम बॉडी होती है वहाँ पर स्टेटमेंट्स होती हैं, उन स्टेटमेंट्स को आप एज ए सेपरेट हर स्टेटमेंट को एक सर्किट पार्ट के तौर पर डील कर सकते हैं। अब जो पहला कोड हमने लिखा था यूजिंग कंटिन्यूस असाइनमेंट लिखा था, असाइन की स्टेटमेंट यूज़ की थी 1 बिट कंपेरेटर के लिए, लेकिन और मेथड भी है कोड लिखने के, जिनमें हमारे पास ऑलवेज ब्लॉक है और मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन है। प्रोग्राम बॉडी में आपके पास जो आप फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिज़ाइन की, किसी भी सर्किट की, उसको लिखने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। एक आपके पास है कंटिन्यूस असाइनमेंट, एक आपके पास है ऑलवेज ब्लॉक, और एक आपके पास है मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन। इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस असाइनमेंट के एग्जांपल हम देख लिए, एक और देखेंगे, और मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन की एग्जांपल भी देखेंगे। जो आपके पास ऑलवेज ब्लॉक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। कंटिन्यूस असाइनमेंट, it is useful for simple combinational circuits. Its simplified syntax is assign, assign की कीवर्ड यूज होता है, signal name और expression. Each continuous assignment can be thought of as a circuit part. जैसे हमने ये कहा था कि ये 3 असाइन स्टेटमेंट्स थे हमारे पहले कोड में, तो आपके पास साइन P0, negation of again this is P1 and this is P0. Assign P0 is equal to I0 and I1, I0 and I1 P0। ये हमारे पास एक सर्किट पार्ट है। Each continuous assignments can be thought as a circuit part। तो हमारे पास एक असाइन स्टेटमेंट है जो असाइन P0 is equal to I0 है, ये एक सर्किट पार्ट हम कंसिडर करते हैं। इस तरह असाइन P1 is equal to negation of I0 and negation of I1, तो वह हमारे पास ये आ गया। और तीसरा आपके पास जो तीसरी असाइनमेंट है वो दोनों P0 और P1 आपस में आर हो रहे हैं, और तीसरी असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये आपके पास, और वो आपके पास तीसरा सर्किट पार्ट आ गया। द सिग्नल इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द आउटपुट सिग्नल। जिस आपके पास P1 जो है वो इसकी आउटपुट सिग्नल है, ये वाली पोर्ट है आउटपुट पोर्ट। इस तरह P0 जो है वो इसकी आउटपुट पोर्ट है, इसका आउटपुट सिग्नल सर्किट पार्ट का, और इस तरह EQ जो है वो इस सर्किट पार्ट की आउटपुट पोर्ट है।
The signal on the left hand side is the output port. The signal on the right hand side expression are the inputs. और ये एक्सप्रेशन जो है वो इसका फंक्शन बताती है कि इस सर्किट पार्ट में क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेट्स से ये असाइन स्टेटमेंट हम पहले कोड में यूज़ कर चुके हैं। असाइन EQ इज इक्वल टू P0 और P1। इस सर्किट इट इज़ अ सर्किट दैट परफॉर्म्स आर ऑपरेशन। सिंपल आर ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब भी P0 और P1 की वैल्यू आपके पास चेंज होगी, ये सर्किट एक्टिवेट होगा, ये स्टेटमेंट एक्टिवेट होगी और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगा, अपडेटेड वैल्यू है, वो EQ को असाइन हो जाएगी आफ्टर ए प्रोपिगेशन डिले। और ये बात पहले हम डिस्कस चुके हैं कि तीन कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स थी प्रीवियस कोड में, और वो तीनों को आप सेपरेट सर्किट पार्ट्स यानी कि तीन सर्किट पार्ट्स के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं असाइन की, आप इनको सर्किट पार्ट्स के तौर पे डील कर रहे हैं जो पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे, तो ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो मैटर नहीं करता। लेट्स से 2-बिट कंपेरेटर। अब हम देखेंगे कि 2-बिट कंपेरेटर की आपके पास कंटिन्यूस असाइनमेंट से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 2-बिट कंपेरेटर का मतलब है कि आपके पास जो इनपुट्स हैं, कंपेरेटर एक इनपुट ए है आपके पास और एक इनपुट बी, दो इनपुट्स हैं और दोनों 2 बिट की हैं। 2 बिट का मतलब है 2 बिट की, हर इनपुट 2 बिट की है। इनपुट A0 A1 2 बिट की है, इनपुट B0 B1 की है। अब यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपके पास दो नंबर जो है A और B वो आपस में इक्वल होंगे, उनकी कंपेरेटर की आउटपुट 1 होगी जब इन नंबर्स की सारी बिट्स आपस में सेम होगी। यानी कि A0 सेम होगा B0 के साथ, A0 और B0 आपस में सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह A1 और B1 को सेम होना चाहिए। तो दो नंबर जो हैं वो आपस में सेम होते हैं अगर उनकी सारी बिट्स आपस में सेम हो। अगर एक बिट भी डिफरेंट हो तो आपके पास नंबर सेम नहीं होते। इस केस में अगर हम देखें तो 4 केसेस ऐसे बनते हैं जिनमें आपके पास नंबर A और B इक्वल हैं क्योंकि उनकी बिट सेम है। पहला केस है A ऑफ 0 0 है और B ऑफ 0 भी 0 है, तो ये दोनों बिट सेम है। इस तरह A ऑफ 1 1 है और B ऑफ 1 भी 1 है, तो दोनों बिट्स जो हैं तो आपके पास सेम है, तो आप कंपेरेटर की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि नंबर इक्वल है। ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, नंबर इक्वल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नंबर है आपके पास B ऑफ 0 1 है, A ऑफ 0 0 है, तो ये दोनों सेम बिट्स नहीं हैं। ऑल दो A1 और B1 सेम है लेकिन A0 B0 सेम नहीं है, इसलिए नंबर इक्वल भी नहीं है। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, और कंपेरेटर शो करेगा कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो 2-बिट इक्वलिटी कंपेरेटर बेसिकली है। तो इस तरह हमारे पास 2-बिट कंपेरेटर के लिए 4 केसेस बनते हैं। 0 0 0 0 पे 1 आएगा, इसी तरह आपके पास 0 1 0 1 पे 1 आएगा, 1 0 1 0 पे 1 आएगा और 1 1 1 1 1। ये 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें आपके पास कंपेरेटर की आउटपुट 1 होगी जब नंबर A और B आपस में सिमिलर है, सेम है, बराबर है, और आपके पास कंपेरेटर की आउटपुट 1 है, और बाकी सारे केसेस में आपके पास आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। अब हमने 4 केसेस के लिए 4 में हमारे पास आउटपुट की वैल्यू 1 है, 4 मिन टर्म्स है। इन मिन टर्म्स को हमने के में पुट किया तो ये आपके पास पहला आ गया जब A0 A0 0 A1 0 B0 0 B1 0, यानी कि पहला कम्बिनेशन है ये वाला। इसके अगेंस्ट आउटपुट की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर आपके पास 0 1 0 1 A0 1 A1 0 B0 1 B1 0, तो वो आपके पास A0 1 A1 0 B0 1 B1 0, तो ये पॉइंट आता है आपके पास। यहाँ पे हमने 1 मार्क कर दिया। के में आप DLD में पढ़ चुके हैं, इस तरह हमने 4 पोजीशन पे 4 1 मार्क कर दिए। 1 0 1 0 आपके पास जो ये पोजीशन है, ये मिन टर्म है, इसके अगेंस्ट आपने ये मार्क किया, और 1 1 1 जो फाइनल है जिसमें सारे 1 है, ये वाला केस है, वो आपने यहाँ मार्क कर दिया। अब क्योंकि आपके पास चारों जो 1 आ रहे हैं वो डायगोनल में आ रहे हैं, तो इसलिए कोई पेयर नहीं बनेगा। पेयर नहीं बनेगा, जब पेयर नहीं बनता तो आप फिर इन मिन टर्म्स को लिखते हैं
बेसिकली अगर मैं लिखूँ तो ये एम नॉट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस वन की, ए ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो तो ए ज़ीरो कम्प्लीमेंट, एंड ए वन की वैल्यू ज़ीरो तो ए वन कम्प्लीमेंट, तो ए ज़ीरो कम्प्लीमेंट ए वन कम्प्लीमेंट, इस तरह बी ज़ीरो कम्प्लीमेंट बी वन कम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास ये टर्म आ गई बी ज़ीरो कम्प्लीमेंट, और ये सारी आपस में ऐड होंगी, तो एक टर्म तो ये आ गई। दूसरी मिड टर्म है वो आर के बाद आप लिखेंगे प्लस, ये आपके पास 0 1 0 1 है, तो ए 0 1 है तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, और ए 1 0 है तो कम्प्लीमेंट फॉर्म पे आएगा, तो ए 0 ओरिजिनल फॉर्म में ए 1 कम्प्लीमेंट फॉर्म में। इसी तरह बी 0 ओरिजिनल फॉर्म में और बी 1 आपके पास कम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो इस तरह आपने इसकी इक्वेशन लिखी। ये इस केस में सारे 1 1 1 1 है, तो ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी ए 1 ए 0 बी 1 बी 0, कोई भी कम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि सबकी वैल्यू 1 1 है। और 1 0 1 0 वाले केस में ये वाला, तो ये आपको यहाँ बन। इसी को थोड़ा मैंने रीअरेंज करके क्वेश्चन लिखा, जीरो वाले टर्म इकट्ठी कर लिए, ए 0 बी 0 कम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी 0 कम्प्लीमेंट था, ए 0 कम्प्लीमेंट था, इनको इधर लेती है ए 0 कम्प्लीमेंट बी 0 कम्प्लीमेंट, और ए 1 कम्प्लीमेंट बी 1 कम्प्लीमेंट को कंबाइन कर लिया। तो इसी तरह ये सारी स्टेटमेंट से कंबाइन किया और इनको नाम दे दिया हमने पी नॉट पी 1 पी 3 पी 2। तो ये चार आपके पास स्टेटमेंट्स आ गए, चार पार्ट्स आ गए। इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो चार हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी साइंस स्टेटमेंट्स में। उस तरह मॉड्यूल शुरू करते हुए मॉड्यूल को कीवर्ड लिखा, आगे आपने नाम दे दिया EQ2 टू बिट कंपेरेटर अंडरस्कोर SOP सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, या कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल बिट 2 कंपेरेटर अगर आप लिख देते हैं तब भी नाम होगा, तो नाम आप कोई भी दे सकते हैं, सिर्फ नाम ऐसा होना चाहिए कि जो कोड आप लिख रहे हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, कि आपको नाम से पता चल जाए कि ये किस चीज़ का कोड है। उस तरह इनपुट वायर्स, अब क्योंकि आपके पास इसकी मॉड क्या है इनपुट, और नाम क्या है AB, और डेटा टाइप क्या है वायर। अब क्योंकि ये दो बिट्स के हैं तो हम इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 1 डाउन टू 0। इस तरह आउटपुट हमारे पास हमने देखा है कि वो एक ही आउटपुट है, और वो आपके पास EQ के नाम से A=B, उसको हमने वायर डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया। इंटरनल सिग्नल हमने देखा है कि हमारे पास ये चार जो थे वो सर्किट पास बन रहे हैं, तो हमने उनको नाम दे दिए P0 P1 P2 एंड P3। ये चार आपने इंटरनल सिग्नल डिक्लेयर कर दिए। अब ये चार स्टेटमेंट्स हैं, रिलेट से ये पहली स्टेटमेंट्स है, इसमें अगर हम देखें तो A0 कम्प्लीमेंट B0 कम्प्लीमेंट A1 कम्प्लीमेंट B1 कम्प्लीमेंट सारे आपस में एंड हो रहे हैं। तो A0 कम्प्लीमेंट आपके पास ये आ गया निगेशन ऑफ इन्वर्टर का सिग्नल कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कम्प्लीमेंट ऑफ A0 एंड कम्प्लीमेंट ऑफ B0। इसी तरह कम्प्लीमेंट ऑफ A1 कम्प्लीमेंट ऑफ B1, तो यहाँ पे आ गया कम्प्लीमेंट ऑफ A1 कम्प्लीमेंट ऑफ B1, और फिर ये आपस में भी एंड हो रहे हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज़ किए दो इनपुट्स लेके, अगर आप ब्रैकेट ना भी यूज़ करें तो वो कोड आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, बगैर अगर ब्रैकेट के यूज़ करें एंड की स्टेटमेंट के साथ तो वो खुद इसी तरह इसको ले लेगा। इसी तरह आपने P0 को हमने लिखा, फिर P1 आ गया आपके पास, उसको आप लिखेंगे इसी तरह, फिर P2 है आपके पास, तो नॉट की जगह इसका ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ये नॉट का ऑपरेटर है, एंड की जगह आपके पास ये ऑपरेटर आ जाएगा, और ये सारे आपके पास फिर आखिर में एंड हो रहे हैं P0 P1 P2, चार स्टेटमेंट्स ये बन गई, और ये आपके पास फिर क्या हो रही है आपस में सारे आर हो रहे हैं, तो P0 R P1 R P2 R P3। तो आपके पास बेसिकली चार सर्किट कंपोनेंट्स तो ये बन जाते हैं P0 P1 P2 P3, और एक सर्किट कंपोनेंट जो है वो इन चारों का आपस में आर होना वो बन जाता है। तो ये हमने 2 बिट कंपैरेटर को लिखा है। इक्वेशन हमारे पास थी, उस इक्वेशन को देखते हुए हमने ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कंटिन्यूस असाइनमेंट से हमने 2 बिट कंपैरेटर का कोड लिखा है। तो इसके स्टेटमेंट जो होती है क्वेश्चन की नाम लीजिए कि आप 2 बिट कंपैरेटर को यूजिंग कंटिन्यूस असाइनमेंट इम्प्लीमेंट लिखें, ये आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। 2 बिट कंपैरेटर को यूजिंग ऑपरेटर्स लिखें, ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट हो सकती है। मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन, सेकंड चीज़ हमारे पास है मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन। The second way to describe a circuit by using module instantiation. Instantiation creates an instance of another module. It allows us to incorporate pre-designed modules, a subsystem of current module. तो आप subsystem
जो है जो आपने ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं उनको इंस्टेंशिएट करके करंट मॉड्यूल में अब जो है लार्जर सब सिस्टम बना सकते हैं, लार्जर सिस्टम बना सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कोड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1 में हम देखा था कि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन रिलेट करती है कि आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आपके पास सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, और वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरह इंटरकनेक्टेड है। तो ये आपके पास मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन जो होती है वो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ही कहलाती है। और हमने देखा ना कि हमने पहले 2 बिट कंपेरेटर को भी इससे प्रीवियस कोड देखा है, वो यूजिंग कंटिन्यूस असाइनमेंट था। अब उसी 2 बिट कंपेरेटर को हम 1 बिट कंपेरेटर जो डिज़ाइन आपने बनाया था कोड 1.1 में, उसको यूज़ करके उसको इंस्टेंशिएट करके अल्टरनेटिव तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है कि ये आपके पास है ए ऑफ 2 बिट कंपेरेटर यूजिंग मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन। हमने किया क्या है कि हम पहले मैंने डिस्कस किया था ए और बी दो नंबर हैं, तो उन दोनों को इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो बिट्स हैं कि A0 जो है वो B0 के साथ सेम हो। A0 B0 सेम हो और A1 B1 के साथ सेम हो। सारी बिट्स जो हैं वो आपस में सेम होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग बिट्स, तब नंबर इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल A0 0 है, B0 0 है, B1 B0 0 है, A0 0 है और B1 1 है, A1 1 है, तो ये नंबर 1 0 है, ये नंबर 1 0 है, दोनों नंबर सेम है, इक्वल है। लेकिन अगर एक बिट इक्वल नहीं है, लेट्स से ये 0 है और B1 भी 0 है, जबकि A0 0 है और A1 आपके पास वन है, तो अब आपके पास A0 और B0 तो सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, A1 और B1, तो नंबर इक्वल नहीं है। ये 1 0 है, ये 2 है, ये 0 0 है, ये 0 है। सो इंडिविजुअल बिट्स को तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने 2 बिट कंपेरेटर को मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन किया जा सकता है कि आप A0 और B0 दो 1 बिट हैं, इनको आप एक मॉड्यूल के साथ कंपेयर करें, A1 और B1 को आप फिर दोबारा उसी मॉड्यूल के दूसरे इंस्टेंस के साथ कंपेयर करें। जब A0 B0 सेम होंगी तो E0 आपके पास 1 आएगा, और जब ये सेम नहीं होगी तो ये 0 आएगा। जैसे जब A1 और B1 सेम होंगे तो आपके पास E1 आपके पास 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। अब दोनों जब 1 होंगे, जब ये दोनों भी सेम है तो ये 1 आएगा, ये भी सेम है, ये भी 1 आएगा। जब दोनों 1 आएंगे तो आपके पास आउटपुट EQ भी 1 आएगी। इस वजह से हमने एंड गेट लगाया है। अगर एक भी इनमें से 0 आ जाता है, दोनों सेम नहीं होते, फॉर एग्जांपल ये वाला केस है कि आपके पास B0 और A0 सेम है, तो यहाँ E0 तो 1 आ जाएगा। लेकिन आपके पास A1 और B1 सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे E1 0 आ जाएगा। तो EQ B को 0 होना चाहिए, क्योंकि आपके पास नंबर इक्वल नहीं है। तो आपके पास दोनों जो करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं उनको सेम होना चाहिए। तो कोड लिखते हुए हम कैसे करेंगे, मॉड्यूल EQ2, नाम यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है, पहले डिस्कस करके मॉड्यूल कीवर्ड आ गया और आगे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपने मार्ड डिक्लेयर किया, इनपुट उसी तरह से पहले डिक्लेयर किए, A B दो इनपुट्स हैं, मार्ड इनपुट है और इनका आपका डेटा वायर है, और ये 2 बिट्स की 1 डाउन 0। इस तरह आउटपुट है आपके पास वायर है और A = B आपके पास आउटपुट है 1 बिट की। इंटरनल सिग्नल हमारे पास अगर हम देखें मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन, तो हमारे पास दो सिग्नल है, E0 और E1, उनके नाम हमने ये E0 इंटरनल सिग्नल है और ये आपके उनको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन के लिए क्या होता है कि पहले तो आप वो नाम देते हैं जिसको मॉड्यूल कॉल करते हैं EQ1। EQ1 पहला नाम है, तो EQ1 आपके पास ये क्या होगा, ये मॉड्यूल का नाम होगा। ये कौन सा नाम होता है, अगर हम 1 बिट कंपेरेटर के कोड पे जाएं, ये कोड था, तो मॉड्यूल EQ1 हम इस 1 बिट कंपेरेटर क्योंकि कॉल कर रहे हैं, इसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो इसके मॉड्यूल के आगे जो नाम था EQ1, ये आपको इंस्टेंशिएट करते हुए लिखना पड़ता है। तो ये EQ1 आपने लिखा पहली दफ़ा, EQ1। उसके बाद मॉड्यूल नेम होता है, मॉड्यूल नेम के बाद उसके बाद इंस्टेंस नेम होता है, तो ये इंस्टेंस नेम है इसका, EQ_bit0_unit। यहाँ पे आप कोई नेम भी जैसे यहाँ ये बहुत डिस्क्रिप्टिव नेम हमने देखा हुआ है कि 0 बिट्स को कंपेयर करने के लिए और 1 बिट्स को कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे अगर आप सिंपल H0 लिख दें तब भी ठीक रहेगा। इसी तरह दोबारा जब आप दूसरी बिट्स को कंपेयर करेंगे A1 B1, उसके लिए दोबारा वही नेम आपके पास, वही मॉड्यूल को दोबारा कॉल कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव नेम यहाँ पे दिए हुए, इसकी जगह सिंपल अगर आप H1 भी दे दें
काम चल जाएगा। तो ये इंस्टेंस नेम होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उस मॉड्यूल इंस्टेंस को, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वो आपके पास कॉल और होता है। अब कॉल करते हुए आपने मॉड्यूल नेम भी दे दिया, इंस्टेंस नेम भी दे दिया, फिर ब्रेकर स्टार्ट हो गया। अब आपके पास ये जो कनेक्शंस हैं, अब आप कनेक्शन मेंशन करेंगे कि किस तरह आपके पास जो करंट मॉड्यूल है, करंट मॉड्यूल EQ2 है, और जो एसोसिएटेड मॉड्यूल है यानी कि 1 बिट कंपैरेटर है, उनके सिग्नल लेवल में किस तरह रिलेट करेंगे। आपने एसोसिएटेड मॉड्यूल की इनपुट्स हैं I0, I1 और आउटपुट है EQ। अगर आप कोड पे जाना चाहते हैं तो आप दोबारा एक दफ़ा देख लें ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि ये आपके पास इस मॉड्यूल था जिसका इनपुट थी I0, I1 और EQ इसकी आउटपुट है। जब आप इसी को कॉल कर रहे हैं तो आप डॉट के साथ इन इनपुट्स को मेंशन करेंगे, डॉट I0, डॉट I1, डॉट EQ, और आगे ब्रैकेट में जो करंट मॉड्यूल है इसकी आप इनपुट्स को उसको असाइन करेंगे। तो डॉट I0 को हम कह रहे हैं कि A0 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये देखें, डॉट I0 ये इनपुट है, इसको A0 वैल्यू जा रही है, डॉट I1 इसको B0 की वैल्यू जा रही है, और जो इस इंस्टेंस की वैल्यू है EQ आउटपुट वैल्यू वो किस में जा रही है, E0 में। तो डॉट EQ तो आपके पास ब्रैकेट में E0 जा रहा है। इसी तरह जब दूसरा कॉल कर रहे हैं आपके पास तो डॉट I0 अगेन उसको A1 जा रहा है, डॉट I1 को आपके पास B1 जा रहा है। तो ये आपके पास डॉट I0 को A1, डॉट I1 को B1, और आउटपुट जो EQ जो है वो आपके पास E1 में जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है, ये इस तरह की जो कनेक्शंस होते हैं सिग्नल्स के, इनको बोलते हैं कनेक्शंस बाय नेम। तो इसमें जब कनेक्शन बाय नेम है कि आपने जो एसोसिएटेड मॉड्यूल है उसके भी नाम दिए, जो करंट मॉड्यूल है उसके भी सिग्नल्स के नाम दिए हैं, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ देखिए आपने मॉड्यूल कॉल करते हुए पहले इनपुट्स I0 लिखा है, फिर I1 लिखा है, फिर आउटपुट लिखी है, और यहाँ पे पहले आउटपुट लिखी है फिर इनपुट्स लिखी है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता जब आप कनेक्शन बाय नेम कर रहे होते हैं। अब ये दोनों जो आउटपुट्स हैं I0, E0 और E1, E0 और E1 यहाँ पर क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो हमने असाइन की स्टेटमेंट के साथ E0 एंड E1 और आउटपुट गोज टू A इक्वल टू B। तो ये आपके पास एसोसिएशन है, आपने एसोसिएट किया है दो 1 बिट कंपैरेटर कंपोनेंट को टू डिज़ाइन है 2 बिट कंपैरेटर। थोड़ी सी डिटेल देखते हुए मॉड्यूल एसोसिएशन की कि मॉड्यूल नेम आप देखते हैं एसोसिएट करते हुए, तो ये मॉड्यूल नेम आपने दिया, आपने उसका इंस्टेंस नेम देते हैं, तो ये इंस्टेंस नेम जो मैंने बताया दिया कि आप सिंपल इंस्टेंस नेम डाल सकते हैं H0, H1, लेकिन बेहतर होता है कोई डिस्क्रिप्टिव नेम दे। पोर्ट कनेक्शन मैंने डिस्कस किया है कि इंडिकेट्स द कनेक्शन बिटवीन इनपुट पोर्ट्स ऑफ एसोसिएटेड मॉड्यूल, input output ports of an associated module and external signal used in the current module। तो ये वो ये I0, I1, EQ जो है ये associated module की input आउटपुट पोर्ट्स हैं, और A0, B0 और E0 आपके पास करंट मॉड्यूल की है। और ये भी डिस्कस हो चुका है, ये कनेक्शन बाय नेम होती है और इसमें आर्डर जो है पोर्ट नेम और सिग्नल नेम पे आर्डर मैटर नहीं करता। अब आपके पास है कनेक्शन बाय ऑर्डर लिस्ट। ये नॉर्मली जो मेथड है ऑर्डर लिस्ट उसका कनेक्शन करने का, ये 1995 जो वेरी लॉग है उसमें यूज़ होता है, also known as connection by position। In this scheme the port names of the instantiated modules are omitted। ये देखें अब यहाँ पे डॉट I0 नहीं है, डॉट I1 नहीं है, डॉट EQ नहीं है, बल्कि सिंपल आपने लिख दिए A0, B0, E0, इस तरह A1, B1, E1। अब इसमें जो होता है ये कोड इससे कम्पैक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें आपके पास एरर के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप ऑर्डर सही मेंटेन नहीं करेंगे, लेट से आप यहाँ पे कॉल करते हो इंस्टेंशिएट करते हो E0 अगर पहले लिख देते हैं तो E0 जो है बेसिकली आप वहाँ पे जो पहली पोजीशन है, अगर मैं देखूँ ऑर्डर को मेंशन करते हुए देखें कि A0 फिलहाल जो लिखा हुआ है ये जा रहा है आपके पास I0 को, ये पहले I0 लिखा हुआ है, फिर I1 है, ऑर्डर क्या है I0, I1 और EQ ऑर्डर है, I0, I1, EQ ऑर्डर है। तो यहाँ पे जब आपने इसको ऑर्डर से मेंशन किया है तो I0 A0 जा रहा है I0 को, B0 जा रहा है I1 को, और E0 में EQ की वैल्यू रिसीव हो रही है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर इंस्टेंशिएट करते हो, आपसे चेंज हो जाए, E0 को आप इधर लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पे सिग्नल जो है वो, और ये A0 की वैल्यू अगर आप इधर लिख देंगे
तो आर्डर में आपके पास ए नॉट जब आप यहाँ पे लिख देंगे तो उधर जो स्टेटमेंट मॉड्यूल है वहाँ पे आउटपुट है इस पोजीशन पे, जबकि आप उसको A0 इनपुट की वैल्यू दे रहे होंगे, तो ये आपके पास मिसमैच आ जाएगा और कंपाइलर आपको एरर देगा। तो लिहाजा इसमें फिर आर्डर का ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बेहतर होता है कि इस मेथड को अडाप्ट ना किया जाए, बल्कि जो आपके पास वेरिलॉग 2001 का कनेक्शन बाय नेम्स वाला है वो मेथड अडाप्ट किया जाए, उसमें गलती के चांसेस आपके पास कम होते हैं। अब तीसरा मेथड जो है प्रोग्राम की बॉडी में कोड लिखने का, वो ऑलवेज ब्लॉक है। इसमें हमारे पास मोर प्रोसीजरल असाइनमेंट्स में आर यूज इनसाइड ऑलवेज ब्लॉक। फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट्स हैं, केस स्टेटमेंट्स हैं, तो वो आपके पास ऑलवेज ब्लॉक में यूज़ होती हैं। तो इस पर हमारे पास आगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम ऑलवेज ब्लॉक को डिस्कस करेंगे और ये पूरे सेपरेट टॉपिक बनेगा। अब ये चीज़ आएंगी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एंड डाटा टाइप्स, ये कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसी चीज़ को थोड़ा हम ओवरव्यू देते हुए आगे जाऊंगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर गिव्स एन यूनिक नेम टू एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने मॉड्यूल को नाम दिया EQ1, इनपुट पोर्ट्स को नाम दिया I0, सिग्नल को नाम दिया P0, तो ये सारे आपके पास आइडेंटिफायर कहलाते हैं। इट कंपोज ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो आपके पास डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन लेटर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन ये याद करना चाहिए कि आपके पास जो स्टार्टिंग है, आपके पास द फर्स्ट करेक्टर जो है वो डिजिट नहीं हो सकता, वो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। जो फर्स्ट करेक्टर है वो लेटर या अंडरस्कोर होगा नाम का, वो डिजिट नहीं हो सकता। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले डिस्कस नहीं हुई वो ये कि वेरिलॉग केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये कि डेटाबेस एंड डेटाबेस ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तीनों आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सेम सिग्नल नहीं है बल्कि डिफरेंट सिग्नल कहलाएंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं, और ये यूज़ होते हैं लैंग्वेज को, लैंग्वेज जो कंस्ट्रक्ट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जो भी पीछे कोड लिखे हुए मॉड्यूल का कीवर्ड यूज़ किया है, वायर का कीवर्ड यूज़ किया है, एंड मॉड्यूल का कीवर्ड यूज़ किया है, असाइन का कीवर्ड यूज़ किया है, तो ये सारे आपके पास प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं जो कीवर्ड्स कहलाते हैं। वाइट स्पेस, आप अपने कोड के अंदर स्पेस के उस बटन से या टैब से आप क्या कर सकते हैं, स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं। यूज वाइट स्पेस यूज टू स्प्रेड आइडेंटिफायर्स को सेपरेट करने के लिए, एंड कैन बी यूज फ्रीली इन वेरिलॉग कोड, यानी वेरिलॉग कोड में आप फ्रीली यूज़ करके वाइट स्पेस को अपने कोड को ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं, ताकि आपके पास इजीली आप उसको कोड को रीड कर सकें। कमेंट्स आपके पास करने के पहले भी हमने कमेंट्स कोड में किए भी हैं। इसके आपके पास करने के दो तरीके होते हैं। एक आपके पास सिंगल लाइन कमेंट होता है जिसमें आप ये दो स्लैशेस यूज करते हैं, दिस इज ए कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए होती है। और अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट करना है कोड के अंदर तो आपके पास ये कंस्ट्रक्ट यूज़ करना पड़ता है, आपके पास स्लैश एंड स्टेरिक स्टार्ट में और फिर जितनी भी लाइन है वो सारी उसके अंदर लिखते हैं आप, और फिर जो आपने एंड करना है जहाँ पे तो उसको आपको अपोजिट स्टेरिक पहले और फिर दे दें। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स करनी है अगर आपने कोड में। डेटा टाइप्स हमने देखा भी है कि हमने वायर डेटा टाइप्स देखी थी। उससे पहले हम ये चीज़ देख लें कि आपके पास 4 बेसिक वैल्यूज़ होती हैं जो डेटा टाइप में यूज़ होती हैं। 0 है जो लॉजिक लो को रिप्रेजेंट करता है या फॉल्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, 1 है जो लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करता है या ट्रू कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, Z है जो आपके पास हाई हैप्पीनेस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और X है जो आपके पास अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। द Z वैल्यू corresponds टू द आउटपुट ऑफ ए ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर आपने देखा भी होगा या आपने थोड़ा बहुत कि इस तरह की चीज़ होती है, आपके पास इनपुट है, आपके पास आउटपुट है, और आपके पास ये इनपुट आ गई, ये आउटपुट है, और ये एनेबल सिग्नल है। जब एनेबल सिग्नल एक्टिव होगा 1 होगा, इनपुट जो वैल्यू आउटपुट ट्रांसफर होगी तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट आ जाएगा। और जब इनेबल का सिग्नल 0 होगा तब आपके पास यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा, इनपुट और आउटपुट में ओपन सर्किट टाइप होगा। तो ये ट्राई स्टेट बफर, तो इसके आउटपुट को मॉडल करने के लिए Z आपके पास जो फॉर्मेट है हाई हैप्पीनेस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो यूज़ होता है, वो डेटा वैल्यू यूज़ होती है। इस तरह X वैल्यू इज यूज्ड इन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। द X रिप्रेजेंट वैल्यू दैट इज नॉट 0, X 0 भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता, Z भी नहीं होता, बल्कि ये अनइनिशियलाइज इनपुट है कि जब आपने किसी सिग्नल को इनिशियलाइज नहीं किया, या आपने एक आउटपुट है जिसको मल्टीपल सर्किट्स ड्राइव कर रहे हैं, तो उस केस में भी उसके आउटपुट को फिर X सिमुलेशन वो X शो हो जाता है कि आपके पास सर्किट में कोई मसला है।
डाटा टाइप ग्रुप्स में आपके पास दो हैं, नेट है और आपके पास वेरिएबल है। नेट ग्रुप जो है आपके पास, हम ये डाटा को पहले देख चुके हैं लेकिन थोड़ा देखते हुए कि रिप्रेजेंट द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन इनपुट बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मीन्स फिजिकल कनेक्शन के लिए हमने देखा है पीछे हम वायर यूज़ करते रहे। तो नेट ग्रुप का जो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप है नेट ग्रुप में, वो आपके पास वायर है जो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए यूज़ होता है। और ये आउटपुट ऑफ कंटिन्यूस असाइनमेंट्स में भी यूज़ होता है। आउटपुट ऑफ कंटिन्यूस असाइनमेंट अगर आप पीछे कोड में देख भी लें तो आपको नज़र आएगा ये असाइन ई क्यू बी, तो इसकी ई क्यू बी की आपकी डेटा देखें ना वो वायर है। इस तरह पीछे भी आप देखेंगे तो सारे उसमें जो कंटिन्यूस असाइनमेंट्स हैं, असाइन की स्टेटमेंट्स जो आप कोड लिखते हैं तो उनमें जो आउटपुट सिग्नल होता है वो आपके पास वायर डेटा टाइप होता है। एज द नेम रिप्रेजेंट इज रिप्रेजेंटेड कनेक्टिंग वायर, तो ये हमने देखा है कि इसको डिस्प्ले कनेक्टिंग होता है वायर जिसकी डेटा टाइप है और पी नॉट दो 1 बिट के सिग्नल है। अच्छा, इसी तरह आपके पास जब कलेक्शन ऑफ सिग्नल आपने शो करने हैं, ये उसको आप बस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 1 डायमेंशनल अरे। ये आपके पास है वायर 7 डाउन 0, तो ये 8 बिट की डेटा 1 डेटा 2 दो आपके पास सिग्नल है। इस तरह वायर 31 डाउन 0 एड्रेस, तो एड्रेस नाम का एक सिग्नल है जो 32 बिट का है। आप 2 डायमेंशनल अरे यूज़ कर सकते हैं मेमोरी वगैरह को मॉडल करने के लिए, रजिस्टर्स फाइल वगैरह मॉडल करने के लिए। तो ये कि वायर 3 डाउन 0 मेम वन वेरिएबल का नाम आ गया। 3 डाउन 0 का मतलब इसकी आपके पास हर लोकेशन पे 4 वैल्यूज स्टोर होंगी और टोटल लोकेशंस कितनी है 32। तो 32/4 मेमोरी मतलब 32 वर्ड्स हैं, 32 लोकेशंस हैं और हर लोकेशन पे 4 बिट्स स्टोर होगी। तो इस सब मेमोरी वगैरह को मॉडल करने के लिए आप ये 2 डायमेंशनल अरे यूज़ कर सकते हैं। कुछ और डेटा टाइप ये नेट ग्रुप में सप्लाई 0 है जो ग्राउंड कनेक्शन को शो कर रहा होता है। इसका सप्लाई 1 है जो आपके पास VDD कनेक्शन को शो कर रहा होता है। वेरिएबल ग्रुप जो है आपके पास वो रिप्रेजेंट्स एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज इन द बिहेवियरल मॉडलिंग यूज इन द आउटपुट्स ऑफ प्रोसीजरल असाइनमेंट। प्रोसीजरल असाइनमेंट में पहले भी कहा जहाँ पे ऑलवेज ब्लॉक आप यूज़ करेंगे वहाँ पे इफ और एल्स स्टेटमेंट्स होंगी, केस स्टेटमेंट्स होंगी, वहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल होंगे उनको आपने वेरिएबल ग्रुप में रखना पड़ता है। वो वायर जो है वो नेट ग्रुप की नहीं हो सकती। और इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप है वो रेज है। और जो ये रेज की सर्किट है वो ये रेज का जो आपके पास डेटा टाइप है ये सिंथेसाइज हो सकती है। कुछ और डेटा टाइप के रियल है, रियल टाइम है, रियल टाइम है, इसके अलावा इंटीजर है जो यहाँ मेंशन नहीं है इंटीजर। तो ये डेटा टाइप्स हैं। जो ये लास्ट 3 हैं रियल टाइम, टाइम एंड रियल टाइम, रियल टाइम एंड रियल टाइम, ये सिंथेसाइज नहीं हो सकती बल्कि सिंपल सिमुलेशन में यूज़ होती है। इस तरह आप नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेरीलॉग में, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मेट है वो है साइन, साइज, अपॉस्ट्रोफी, बेस और वैल्यू। अब बेस जो है आपके पास स्पेसिफाई करती है कि नंबर का किस बेस में होगा। तो आपके पास 4 नॉर्मली बेस है, बाइनरी और बाइनरी है जो स्मॉल बी या कैपिटल बी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्टल है, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ, हेक्साडेसिमल है या डेसिमल है। तो बेस की जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास वैल्यू है, वैल्यू टर्म स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द नंबर इन द करस्पॉन्डिंग बेस, कि क्या आपके पास करस्पॉन्डिंग बेस में उसकी वैल्यू है। इसमें आप जो है अंडरलाइन करेक्टर यानी कि अंडरस्कोर वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपनी वैल्यू को क्लैरिटी पैदा करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने 010 की बहुत कोई बड़ी वैल्यू देनी है, 0101000, तो आप इसको क्लैरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ बिट्स के बाद अंडरस्कोर वगैरह इंसर्ट कर लें ताकि आपके लिए ईजी कर हो अंडरस्टैंड कर। लेट्स से हम 4 के बाद इंसर्ट करते हैं तो आपके पास वैल्यू को रीड करना आपके लिए आसान होगा। तो ये हम अंडरस्कोर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं रीडेबल बनाने के लिए। द साइज टर्म स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ बिट्स इन अ नंबर। The size term is optional. The number is known as size number when the size term exists. It is an unsized number otherwise. तो साइज नंबर में आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आप एक्सप्लिसिटली बताते हैं। अगर साइज इफ द साइज ऑफ द वैल्यू स्मॉलर देन द साइज टर्म स्पेसिफाइड, कि आपने लेट से 5 बिट साइज रिप्रेजेंट किया और आगे वैल्यूज 5 बिट की नहीं दी तो 0 पे ऐड हो जाएंगे 5 बिट बनाने के लिए। अगर आपके पास नंबर की MSB Z या X होगी तो जो भी होगा, अगर Z होगा तो Z पैड होगा, अगर X होगा तो X पैड हो जाएगा। और अगर आपके पास MSB जो है वो, अगर आपके पास साइन डाटा है और आपने साइन भी यूज़ किया है तो फिर उस केस में जो MSB होगी वो आपके पास पैड होती है। अनसाइज नंबर में आप साइज़ की टर्म को मेड कर देते हैं।
फिर आपके पास जो एक्चुअल साइज़ वो डिपेंड करता है कि होस्ट कंप्यूटर का साइज़ क्या हो, नॉर्मली एटलीस्ट 32 बिट्स का होना चाहिए। अगर आप डेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास फिर बेस की टर्म को भी आप ओमिट कर सकते हैं। अगर हम 32 बिट्स होस्ट मशीन यूज़ करें तो सेवरल एग्जांपल्स हैं साइज़ और अनसाइज नंबर की। नेक्स्ट स्लाइड पे जो टेबल है हमारे पास में, तो ये देखिए आपके पास ये साइज़ रखा हुआ है 5 बिट। 5 आपके पास का साइज़ है, बी उसका आपके पास बेस है और वैल्यू है 11010। फिर 5 आपके पास साइज़ है, बी बेस है और आपने रीडेबल बनाने के लिए दरमियान में अंडरस्कोर रखा हुआ है जो इग्नोर हो जाएगा और स्टोर वैल्यू आपके पास यही होगी। 5 ऑक्टल 32, या ऑक्टल आपके पास बेस है, 5 उसका बिट्स का साइज़ है और 32 को 5 बिट्स में बाइनरी में रिप्रेजेंट किए हुए। इस तरह 1 ए के लिए ये 4 बिट्स आ जाएंगी ए आपके पास, और 1 के लिए 1 बिट आएगी क्योंकि हमने साइज़ 5 बिट्स रखा हुआ है। तो इस तरह डिफरेंट तरीके, ये वो वैल्यू है कि आपने पास साइज़ तो 5 बिट्स रखा हुआ है लेकिन वैल्यू सिर्फ एक ज़ीरो दिया हुआ है, तो आपके पास ज़ीरो पेड हो जाएंगे। इधर फिर 5 है, साइज़ आपके पास 5 बिट्स है, बेस बी है और 1 आपने रखा हुआ है तो फिर ज़ीरो पेड हो गया आपके पास। 5 बी जी, तो जी आपके पास है तो जी ही पेड हो गया, 5 बिट बना दिया। इस तरह एक एक्स था तो 5 बिट 5 एक्स बना दिए। एक्स 01 था तो 3 एक्स लगा दी क्योंकि एम एस बी एक्स था। यहाँ पे देखें ये माइनस है क्योंकि, तो -5b001, तो साइन है तो इसका मतलब इसका टूज़ कम्प्लीमेंट आपके पास स्टोर होगा। तो इसका अगर हम 001 का टूज़ कम्प्लीमेंट लें तो फर्स्ट बिट को अनचेंज रखें 1, उसके बाद सारी स्विच करें 1 1 1 1, तो ये वैल्यू आपके पास यूज़ होगी। इसमें हमने साइन को भी यूज़ किया है, साइज़ को भी यूज़ किया है, बेस को भी यूज़ किया और वैल्यू भी है। ये अनसाइज नंबर है जिसमें आपने बेस बताया है, बाइनरी और वैल्यू दे दी है। अब वैल्यू आपने जो है वो 1 2 3 4 5 बिट्स की दी है, लेकिन क्योंकि आपने साइज़ मेंशन नहीं किया तो होस्ट कंप्यूटर के 32 बिट्स हम अज्यूम कर रहे हैं। 32 बिट्स में वैल्यू आपके पास स्टोर हो जाएगी, ज़ीरो पे ऐड हो जाएंगे। इस तरह इस केस में भी एक्स में 4 और 4 8 बिट्स की वैल्यू आ जाएगी और बाकी आपके पास ज़ीरो पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये डेसिमल रिप्रेजेंट है तो हमने बेस में रिप्रेजेंट हटा दिए, सिंपल 1 लिखा है, इसमें डेसिमल सिस्टम में 1 है और अनसाइज नंबर है, तो ये 1 की वैल्यू आपके पास 32 बिट्स में। और -1 में इसका मतलब है 1 का टूज़ का लिमिट आएगा, तो इस 1 का अगर मैं टूज़ का लिमिट लूँ 1 एंड देन पहले 1 को अनचेंज छोड़ते हैं, बाकी सारे स्विच करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। Verilog primitive. Verilog includes a set of predefined primitives that can be instantiated as modules. हमारे पास जो कुछ प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स वेरिलॉग में अवेलेबल हैं जो गेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एंड गेट के लिए है आपके पास, आर गेट के लिए आपके पास, नॉट गेट के लिए, तो ये प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स बना के रखे गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और इनके अगेंस्ट आपके पास सिंपल गेट लेवल फंक्शन जो है वो आपके पास गेट लेवल फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स से 1 बिट कंपेरेटर का कोड हमने कंटिन्यूस असाइनमेंट से लिखा था, ऑपरेटर से लिखा था, उसी को प्रिमिटिव से लिखना चाहें तो हमने उसी तरह मॉड्यूल का नाम दिया, आगे मॉड्यूल का कीवर्ड यूज़ किया और आगे कोई भी नाम दे दिया। यहाँ पे नाम हमने EQ1 अंडरस्कोर प्रिमिटिव दे दिया है, अगर प्रिमिटिव ना भी लिखें तब भी ठीक है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए कि ये वाला कोड जो है वो प्रिमिटिव से लिखा गया है। बाकी इनपुट वायर उसी तरह डिक्लेयर की, आउटपुट वायर उसी तरह डिक्लेयर की। अब हमारे पास ये डायग्राम है जिसको हम इम्प्लीमेंट करें प्रिमिटिव से, तो हमने देखना है कि इंटरनल सिग्नल क्या है। तो ये इनपुट्स I0 I1 और EQ आपके पास इनपुट आउटपुट्स हैं और I0 अंडरस्कोर N I1 अंडरस्कोर N P0 और P1 इंटरनल सिग्नल है जिनको हमने यहाँ वायर से डिक्लेयर कर दिया। अब प्रिमिटिव जो है लेट्स से सबसे पहले आपके पास ये है आपके पास प्रिमिटिव नॉट का, तो हमने नॉट का प्रिमिटिव के लिए नॉट यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे उसको इंस्टेंस नेम देंगे आप, जैसे हमने यूनिट 1 का दिया, और फिर ब्रैकेट में पहले आउटपुट मेंशन की जाती है I0 अंडरस्कोर 1 और फिर आपके पास इनपुट मेंशन की जाती है, फिर आपने इनपुट मेंशन की और आगे सेमीकोलन डाल दिया। फिर आपके पास दोबारा नॉट का प्रिमिटिव यूज़ हो रहा है, तो फिर आप इसके लिए आपने अगेन नॉट लिखा, आगे इंस्टेंस नेम को चेंज किया, आउटपुट इसकी I1 अंडरस्कोर N है और इनपुट I1 है वो मेंशन कर दी। इस तरह फिर एंड के लिए ये एंड आपके पास है, इसकी आपके पास आउटपुट P0 है, इनपुट्स I0 N और I1 N है। तो ये प्रिमिटिव आपके जरिए आप भी इसका कोड लिख सकते हैं और इसमें भी प्रिमिटिव से भी आर्डर मैटर नहीं करता। आप बेशक आर के प्रिमिटिव को पहले लिख दें और बाकी प्रिमिटिव्स को बाद लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर्डर मैटर नहीं करेगा प्रिमिटिव का। लेकिन ये जो प्रिमिटिव से कोड लिखना है ये आपके पास काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको अगर इसी कोड को हम यूजिंग साइंस स्टेटमेंट लिखें या यूजिंग हम
ऑपरेटर्स लिखे हैं तो हमारे पास हमने देखा था कि सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स थी यहाँ पे, और अब इसके इसमें 5 हैं। इसी तरह अगर हम लेट से कोई डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें आपके पास थाउजेंड ऑफ गेट्स हैं, मिलियंस ऑफ गेट्स हैं, तो हर स्टेटमेंट्स को अलग से लिखना हर गेट के लिए, क्योंकि इसमें हर गेट के प्रिमिटिव को फिर कॉल करना पड़ता है, फिर काफ़ी ये डिफिकल्ट हो जाता है, आपका कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपके पास ऑपरेटर से लिखना काफ़ी ईजी होता है। कैन ईजी रिप्लेस विद सिंपल बिटवाइज ऑपरेटर्स ही हम इस बुक में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स के अलावा आप अपने प्रिमिटिव्स बना सकते हैं जिनको हम यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स कहते हैं। लेट्स से इसी 1 बिट कंप्यूटर का अगर हम ना प्रिमिटिव बनाना चाहें तो कीवर्ड आप लिखेंगे प्रिमिटिव, आगे उस प्रिमिटिव का नाम देंगे, यहाँ पे नाम कुछ भी दिया जा सकता है लेकिन डिस्क्रिप्टिव नेम हो जिससे आपको पता चलेगा ये किस चीज़ का प्रिमिटिव है। आउटपुट पहले मेंशन की जाएगी, इनपुट्स बाद में मेंशन की जाएंगी, और यहाँ पे आउटपुट EQ, इनपुट I0 I1, और फिर टेबल की कमांड यूज़ की जाती है और एंड टेबल की, और इसमें आप उसकी फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 बिट कंपेरेटर जो था वो 0 पे 1 दे रहा था, 1 पे 1 दे रहा था, और बाकी 0 1 1 0 उसके लिए 0 थी, और एंड प्रिमिटिव की कमांड से आप उसको एंड करेंगे। तो इस तरीके से आप 1 बिट कंपेरेटर को प्रिमिटिव और एंड प्रिमिटिव और टेबल और एंड टेबल की कमांड्स के साथ आप अपना यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव भी बना सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए। फाइनली हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर में वो है आपके पास टेस्ट बेंच। अब टेस्ट बेंच जो है आप किस लिए यूज़ करते हैं, स्पेशल प्रोग्राम का टेस्ट बेंच इज़ यूज टू सिमुलेट द डिज़ाइन, ताकि आप अपने होस्ट कंप्यूटर में अपने डिज़ाइन को सिमुलेट करके उसकी फंक्शनलिटी को वेरीफाई कर सकें। अब टेस्ट जो आपके पास टेस्ट बेंच होता है वो उसमें आपके पास एक टेस्ट वेक्टर जनरेटर होता है जो सिग्नल जनरेट करता है, इनपुट पैटर्न्स जनरेट करते हैं, और ये पैटर्न जिस यूनिट को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसको आप प्रोवाइड करते हैं, और उसको उन इनपुट पैटर्न्स की बेस पे वो जो यूनिट है आपके पास वो आउटपुट जनरेट करता है। ये इनपुट पैटर्न आपके पास जनरेट हुए वो सर्किट को मिले, लेट्स इसके हम 2 बिट कंपेरेटर का टेस्ट बेंच लिख रहे हैं, और उसके आउटपुट आपने टेस्ट आउट आपके पास आ जाती है। उस टेस्ट आउटपुट को आप अपने सिस्टम की मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं और चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आउटपुट आपके पास ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। ये आपके पास कोड है टेस्ट बेंच का। टेस्ट बेंच का जो आपके पास कोड है वो भी इस तरह मॉड्यूल की स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट होगा। आगे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अगेन डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मॉड्यूल का नाम था EQ2, आपने दे दिया EQ2 टेस्ट बेंच। तो ये इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो मॉड्यूल EQ2 था यानी कि 2 बिट कंपेरेटर जो मॉड्यूल था ये उसका टेस्ट बेंच है। इसी तरह आप ये भी ले सकते हैं बिट 2 कंपेरेटर टेस्ट बेंच, तो कोई भी डिफरेंट नेम दिया जा सकता है, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जिससे आपके पास आपको ये समझ आ जाएगी ये किस चीज़ का टेस्ट बेंच है। इसकी अपनी कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट डिक्लेरेशन नहीं होती, इस तरह कोई नहीं होती टेस्ट बेंच में। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास जो टेस्ट इनपुट पैटर्न्स हैं जो आप जनरेट करेंगे, टेस्ट वेक्टर जो जनरेट करेंगे वो आप डिक्लेयर करते हैं, उनको आप रेज की कमांड से डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कितने आप टेस्ट वेक्टर जनरेट करेंगे उनका साइज़ क्या होगा, तो ये बेस करता है कि आपके पास जिस डिज़ाइन का आप कोड लिख रहे हैं उसको आपने नज़र रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 बिट कंपेरेटर का कोड लिख रहे हैं तो 2 बिट कंपेरेटर में हमने देखना होगा कितनी इनपुट्स हैं कितनी आउटपुट्स हैं। तो ये 2 बिट कंपेरेटर का कोड है, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं AB और उनका साइज़ है 10 और एक आउटपुट है। तो यहाँ पे भी जब आप उसका टेस्ट बेंच लिख रहे हैं तो रेज की कमांड के साथ अब दो जो वहाँ पे इनपुट्स जितनी इनपुट्स थी उतने वहाँ पे रेज की कमांड के साथ आप सिग्नल डिक्लेयर करेंगे। तो रेज टेस्ट इनपुट 0 टेस्ट इनपुट 1 तो आप डिक्लेयर की A और B की जगह, और उनका साइज भी उतना ही रखा जितना A और B का साइज था 1 डाउन 0, और वहाँ पे जितनी आउटपुट्स थी हमारे पास एक आउटपुट थी A = B, और उसके अगेंस्ट हमने उसको यहाँ पे वायर के सिग्नल के साथ डिक्लेयर किया। फिर आप जो जिसका टेस्ट बेंच लिखते हैं, जिस मॉड्यूल को वेरीफाई करना चाहते हैं, जिस सर्किट को वेरीफाई करना चाहते हैं उसको इंस्टेंशिएट करते हैं, और इंस्टेंशिएट करने का तरीका वही है जिस तरह आप पहले मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन में आपने 2 बिट कंपेरेटर बनाया था यूजिंग 1 बिट कंपेरेटर जिसने इंस्टेंशिएट किया था, कि आप जो जिस मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं उसका नाम देंगे तो EQ2 नाम है, आगे स्टेटस नेम देंगे UUT आ गया यूनिट अंडर टेस्ट, या कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर आपके पास जो ओरिजिनल मॉड्यूल है उसकी इनपुट्स उसी तरह आप नेमिंग कन्वेंशन के साथ कनेक्शन डेवलप करेंगे। देखें अगर आपको दोबारा मैं दिखाऊं तो मॉड्यूल जो था उसमें EQ2 नाम था और उसकी इनपुट्स AB हैं और आउटपुट का नाम AEQB है, A = B। तो इनपुट्स AB हैं और 2 साइज़ की हैं,
तो टेस्ट बेंच में हम डॉट ए इनपुट ए, डॉट बी इनपुट बी और डॉट ए इक्वल टू बी, और आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए को हम असाइन करें वैल्यू टेस्ट इनपुट 0 की, बी को हम असाइन करें वैल्यू टेस्ट इनपुट 1 की, और ये दोनों इनपुट्स जब आपके पास उस कंपोनेंट को जाएंगी और उसका जो सर्किट जो है वो उस पर ऑपरेट करेगा इनपुट्स पे, तो वो आउटपुट जनरेट करेगा जो ए इक्वल टू बी हो गया, और वो ए इक्वल टू बी की वैल्यू आप कलेक्ट करेंगे टेस्ट आउट के जो आपके पास सिग्नल है उसमें। अब जो टेस्ट वेक्टर जनरेट करते हैं वो किस तरह किया जाता है, इनिशियल की आपके पास कंस्ट्रक्ट यूज़ किया जाता है, और इनिशियल एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो भी इसके अंदर सिग्नल्स होते हैं वो ओनली वन टाइम आपके पास एग्जीक्यूट होते हैं। इनिशियल के बाद अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपको बिगिन एंड करते हैं, वैसे नहीं करते। अब इनिशियल बिगिन, अब पहला वेक्टर आपके पास टेस्ट इनपुट 0, और आपने उसमें क्या दिया कि उसका साइज़ कितना, क्योंकि टेस्ट इनपुट 0 का साइज़ क्या आपके पास 2 बिट है, 1 डाउन 0, तो आपने 2 रखा पास्ट्रफी, आगे आपने फॉर्मेट दिया जैसा वैल्यू बी है बाइनरी का फॉर्मेट, और वैल्यू दे दी 0 0। फिर टेस्ट इनपुट 1 है, उसको आपने उसका साइज भी 2 बिट का है, फॉर्मेट आपने बाइनरी रखा, यहाँ पे आप बाइनरी की जगह दूसरा फॉर्मेट भी रख सकते हैं, डेसिमल भी रख सकते हैं, और वैल्यू दी आपने 0 0। फिर आपने क्या किया कि 1 यूनिट के डिले के बाद दूसरा इनपुट पैटर्न दिया जिसमें टेस्ट इनपुट 0 की वैल्यू आपने चेंज कर दी, उसको आपने देखा, और टेस्ट इनपुट 1 की वैल्यू आपने कांस्टेंट रखी। फिर तीसरा आपने 1 यूनिट डिले, मजीद 1 यूनिट का डिले दिया, और टेस्ट इनपुट 0 की वैल्यू भी आपने 0 1 ही रखी, और टेस्ट इनपुट 1 की वैल्यू आपने चेंज कर दी। तो ये इस तरह आप मल्टीपल इनपुट पैटर्न दे सकते हैं, जितने ज़्यादा इनपुट पैटर्न देंगे उतना ज़्यादा आपके पास डिज़ाइन वेरिफिकेशन सही होगी, और उतना आपके पास आपको पता चलेगा कि आपका डिज़ाइन सही काम कर रहा है। तो बेहतर होता है कि कोशिश की जाए कि सारे ये टेस्ट इनपुट पैटर्न्स को यूज़ किया जाए, ताकि आपके पास जो डिज़ाइन बने वो सारे इनपुट पैटर्न्स के लिए वेरीफाई हो जाए। हो सकता है कि आप अगर थोड़े से इनपुट पैटर्न्स दें और बाकी छोड़ दें, तो आपका डिज़ाइन जो है उन इनपुट पैटर्न्स के लिए ठीक काम कर रहा हो, और जो आपने छोड़ दिए उनके लिए ठीक काम न कर रहा हो। यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट डिले आपने दिया है कि पहले आप इनपुट पैटर्न दिया है, इतने डिले के बाद ये इनपुट पैटर्न आ जाएगा। ये रिलेटेड होता है कि आपके पास टाइम स्केल डायरेक्टिव के साथ। टाइम स्केल डायरेक्टिव में ये आपके पास जो पहली टर्म होती है इसको आप कहते हैं टाइम यूनिट, और ये कहते हैं टाइम प्रिसीजन। अब ये टाइम यूनिट टाइम प्रिसीजन क्या होता है कि आपके पास कितना डिले आएगा, यहाँ हमने 1 यूनिट दिया हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 10 नैनो सेकंड के साथ, तो ये बन जाएगा 10 नैनो सेकंड। तो जो ऑर्डर बनेगा कि क्या क्या वो बनेंगे, पहला पैटर्न जो है ये 0 पे आ जाएगा, फिर 1 यूनिट टाइम यानी कि 10 यूनिट 10 नैनो सेकंड के बाद दूसरा पैटर्न आ जाएगा, फिर तीसरा पैटर्न मजीद के बाद 10 का 20 पे आ जाएगा। तो इस तरह होगा। अब दूसरी चीज़ है टाइम प्रिसीजन, वो ये है कि आपके पास जो सिग्नल है वो किस वैल्यू पे, नीरेस्ट वैल्यू पे आपके पास राउंड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 की जगह अगर मैं लिख देता 1.7, ये 1 की जगह मैंने यहाँ 1.7 लिखा होता, तब यहाँ पे क्या आ जाता 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये बन जाता 17 नैनो सेकंड। अब इसको नियरेस्ट 10 पे यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो वो बनता है 20 नैनो सेकंड। 10 आपके पास क्यों प्रिसीजन पे 10 नैनो सेकंड की है, तो इसका मतलब ये है कि नियरेस्ट 10 इसका क्या बनेगा 20 नैनो सेकंड, क्योंकि 10 से 7 दूर है और 20 से 3 है, तो अब 20 नैनो सेकंड पर ये राउंड हो जाएगा। तो अब इस केस में जो आपके पास जो पैटर्न बनेगा, पहला 0 पे, दूसरा 20 पे, और तीसरा फिर अगर यहाँ फिर 1.7 होता तो ये 40 हो जाएगा। नैनो सेकंड। अगर हम दोनों 1 1 की जगह, इन दोनों 1 1 की जगह दोनों 1.7 कर लेते हैं, तो ये कितना डिले होगा वो इस पर बेस करता है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल में देखा
कि आपके पास गेट लेवल कम्बिनेशनल सर्किट्स को किस तरह वेरिएबल आइडियल में यूजिंग ऊपर कंटिन्यूस असाइनमेंट से किस तरह लिखते हैं, स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन कैसे की जाती है मॉड्यूलर इंस्टेंशिएशन से, और टेस्ट बैंक कैसा लिखा जाता है। इंशाल्लाह जो हमारे पास लाइव सेशन होगा तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को जो आप हम करेंगे, और जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगेंगी इंशाल्लाह उन पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन सेशन में। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।